हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, जो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार जो एक शिक्षक है, किसके द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखकर, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखकर, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने पर, या फिर विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखकर। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक जो है वह किसके द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है? तो इसका जो उचित आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखकर। अब विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से ये तात्पर्य है कि जो बच्चा जितने लेवल का, जैसे कि कोई कक्षा 4 का बच्चा है, कोई कक्षा 5 का बच्चा है, तो बस उनके स्तर की चीज़ें, बस ये समझना कि बच्चे जो है अपने स्तर की चीज़ें समझ पाएंगे, अपने स्तर की चीज़ें कर पाएंगे। अगर कोई कक्षा 5 का बच्चा, उससे आप अपेक्षा रखोगे कि वो इंटर की चीज़ को सॉल्व करे, तो क्या हो जाएगा? वो गलत बात है। तो सीखने को तभी संवर्धित कर सकता है एक टीचर जब विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखे। जो स्तर के बच्चे हैं उनसे उतनी ही अपेक्षा रखना चाहिए एक शिक्षक को। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशव अवस्था से, या फिर पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास शुरू हो जाता है प्रसव पूर्व अवस्था से, और संपूर्ण जीवन जो है विकास चलता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास संपूर्ण जीवन तक होता रहता है। और वहीं पर अगर बात की जाए वृद्धि की, तो वृद्धि क्या होती है? एक निश्चित समय तक होती है। वृद्धि को मापा जा सकता है। और वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक होती है, ये भी लिखना है। और विकास जो होता है, विकास के बारे में कुछ पॉइंट लिखना है, जैसे कि विकास होता है मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, दोनों प्रकार का विकास होता है। उसके बाद विकास की बात की जाए तो विकास संपूर्ण जीवन चलता रहता है, संपूर्ण जीवन काल चलता रहता है विकास। और बात की जाए, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि विकास जो होता है किसका परिणाम होता है? तो पर्यावरण और आनुवांशिकता का परिणाम होता है। आनुवांशिकता का, पर्यावरण और आनुवांशिकता का परिणाम होता है। न केवल विकास प्रभावित होता है पर्यावरण से, ना ही केवल आनुवांशिकता से। तो विकास जो है प्रभावित होता है पर्यावरण के साथ साथ आनुवांशिकता से। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात की जाए कि विकास जो है सबसे तीव्र गति से कौन सी अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा तीव्र गति से विकास होता है। अगर बात की जाए कि जैसे कि शारीरिक वृद्धि जो है कौन सी अवस्था में सबसे ज़्यादा तीव्र होती है? तो वृद्धि होती है शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था में सबसे ज़्यादा तीव्र होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो सबसे पहले बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो हावर्ड गार्डनर ने दिया था। ये सबसे पहले आपको याद रखना है। अब बात की गई है कि जो सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने, जो वर्गीकृत करने की जो क्षमता होती है, जो बुद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाएगा प्राकृतिक बुद्धि। क्या कहेंगे इसको? प्राकृतिक बुद्धि कहेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे बात की जाए तार्किक गणितीय बुद्धि, तो जो व्यक्ति गणित में ज़्यादा तीव्र होंगे, ज़्यादा, तो क्या है, उनकी गणितीय बुद्धि हो जाएगी। प्राकृतिक बुद्धि हमने बता दिया। भाषिक बुद्धि, तो जैसे कि लेखक वगैरह हो गए, उनमें क्या होगी? भाषिक बुद्धि तीव्र होगी। और स्थानिक बुद्धि की बात की जाए तो स्थानिक बुद्धि जैसे कि कुम्हार हो गए या फिर कोई कलाकार हो गए, तो इनमें क्या होती है? स्थानिक बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। और बात की जाए कि हावर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार के मुख्य रूप से बुद्धि बताई थी? तो 8 प्रकार की। ये भी याद करना है आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि और जाति विभिन्नताओं पर, बुद्धि के वितरण पर, बुद्धि की वृद्धि पर, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं पर। तो यह
सिद्धांत जो है यह बताता है कि बुद्धि के वितरण पर सभी की क्या है, बुद्धि की क्षमता अलग अलग है, सभी का बुद्धि की स्तर अलग अलग होता है, कोई ज़्यादा होशियार होता है, कोई कम होशियार होता है, तो यह बुद्धि के वितरण पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इसमें गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो सहयोगी अधिगम में क्या होता है, अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी मतलब जो ज़्यादा कुशल विद्यार्थी हैं वह छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इसमें क्या विकसित होता है, तो उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। क्या होता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अगम का निरपेक्ष सर्किट, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। क्या कहलाता है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। और अधिगम का जो सकारात्मक स्थानांतरण है, जब बच्चा क्या होता है, जब बच्चे का पूर्व ज्ञान नई चीज़ें उनको सीखने में जब हेल्प करता है और जो पूर्व ज्ञान से क्या होता है बच्चे का लाभ होता है, तब वो होता है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। और अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण कब होता है, जब बच्चे का पूर्व ज्ञान नई चीज़ों के सीखने में बाधा डालता है, तब होता है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। और जब बच्चे का पूर्व ज्ञान ना तो बाधा डालता है ना कुछ हेल्प करता है, तब उसे कहते हैं अधिगम का शून्य स्थानांतरण। क्या कहते हैं उसको, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या फिर भावात्मक व्यवहार। तो चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। क्या है, संज्ञानात्मक गतिविधि है। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, वैयक्तिक रूप से समूहों में। तो बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता कैसे सीखते हैं, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों से सीखते हैं, खुद से भी सीखते हैं और समूह से भी सीखते हैं। तो यहाँ पे पहला ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है प्रत्यक्षण, अध्ययन, समावेशन या फिर स्कीमा। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है या फिर उसमें से सुधार किया जाता है तो उसे कहते हैं समावेशन। क्या कहते हैं उसको, समावेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे किसको बढ़ावा मिलता है, पुनर्बलन को, ज्ञान के सहसंबंध अंतरण को, वैयक्तिक भिन्नताओं को या फिर शिक्षा स्वायत्तता को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ज्ञान के सहसंबंध को। ज्ञान के सहसंबंध को, क्योंकि जब कोई शिक्षिका है एक विषय क्षेत्र जो पढ़ा रही है तो दूसरे विषय क्षेत्र में क्या कर रहा है, वह ज्ञान हेल्प कर रहा है। तो ज्ञान के सहसंबंध अंतरण को इससे बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है, मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से या फिर अपसारी चिंतन से। तो सृजनात्मकता जो होता है वह मुख्य रूप से संबंधित होता है अपसारी चिंतन से। किससे, अपसारी चिंतन से। अब अपसारी चिंतन वह चिंतन होता है जिसमें से बच्चे क्या करते हैं, खुद से चीज़ों को सोचते हैं और एक क्वेश्चन के कई प्रकार के आंसर आते हैं, कई प्रकार उसका विश्लेषण करते हैं, उसका विचार फिर अपना साझा करते हैं। तो सृजनात्मक चिंतन जो है अपसारी चिंतन से क्या होता है, संबंधित होता है। जैसे कि अपसारी चिंतन क्या होता है, तो अपसारी चिंतन में एक ही क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है। जैसे कि भारत की राजधानी क्या है, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली है। क्या है, दिल्ली है। अब अपसारी चिंतन का जैसे एक क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे कि बात की जाए, अगर बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाए कि आप अपने क्षेत्र में जो है
सफाई का ध्यान कैसे रख सकते हैं? तो इसका एक आंसर नहीं होगा, प्रत्येक बच्चे अनेक प्रकार के आंसर देंगे, अपने विचारों के अनुसार सभी बच्चे अपने जो है उत्तर साझा करेंगे। तो इस प्रकार का जो चिंतन होता है उसे अपसारी चिंतन कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से अप्रेरित है। यह विद्यार्थी है वह किस रूप से अप्रेरित है? वैयक्तिक, अनुभविक, आंतरिक या फिर बाह्य? तो वह व्यक्ति क्या कर रहा है? केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो वह बाह्य रूप से यहाँ पे अभिप्रेरित होगा। कैसे होगा? बाह्य रूप से अभिप्रेरित होगा। और आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कौन सा बच्चा होगा? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित वो बच्चे होते हैं जो अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, अपनी खुशी के लिए चीज़ें करते हैं। उनको पुरस्कार और प्रतिस्पर्धा से कुछ लेना देना नहीं होता, वो अपनी संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। जैसे कोई बच्चा है, उसको संगीत सुनने में क्या अच्छा लगता है, संगीत सीखने में मतलब उसको बहुत ज़्यादा रुचि है, और उसको लेना देना नहीं, कंपटीशन प्रतियोगिता से कुछ लेना देना नहीं, बस वो अपनी खुशी के लिए करता है, तो वह क्या हो जाएगा? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। तो व्यवहार का करना जो आता है वह सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है, सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिकाएँ निकालना के लिए है। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, या फिर अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। तो विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ जो हैं, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका जो निकाली जाती हैं, वह बच्चे में क्रिएटिविटी को लाने के लिए, बच्चे में सृजनात्मकता को लाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, बच्चे को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे कि समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशन द्वारा अधिगम, या फिर प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो ये शिक्षिका क्या कर रही है? अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियां करवाती है, समूह चर्चा करवाती है, समूह परियोजनाएं करवाती है, भूमिका निर्वाह करवाती है। तो किस प्रकार का अधिगम हो जाएगा? यह हो जाएगा सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह क्या करती है? कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधा उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित कर रही है, या फिर दृष्टिबाधित शिक्षा पर संभावित तनाव बढ़ा रही है। तो एक शिक्षिका है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह क्या कर रही है? वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। क्योंकि समावेशी शिक्षा में कहा गया है, कोई दृष्टिबाधित हो, कोई विकलांग हो, या फिर कोई निचली जाति का हो, कोई गरीब हो, कोई किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहा हो, उसको सबको क्या है? एक छत के नीचे एक क्लास के अंदर सभी को शामिल करके पढ़ाया जाएगा। तो वह क्या कर रही है? वह समावेशी शिक्षा के अनुसार कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने में संवर्धित करता है। तो दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ और जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं, इसका प्रयोग शिक्षिका इसलिए करती है कि उनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होता है और सीखने को संवर्धित करता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में
शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कशास्त्र, नैतिक यथार्थवाद या फिर नैतिक दुविधा। अब बात की जाए सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में जो शामिल चिंतन प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नैतिक यथार्थवाद। क्या कहते हैं इसको? नैतिक यथार्थवाद। और बात की जाए नैतिक दुविधा की, तो बच्चे जब क्या करते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि ये कार्य करें हम या ये कार्य नहीं करें, तो उसे कहा जाता है नैतिक दुविधा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है। इस विद्यार्थी को किस में आवश्यकता है सहायता की? भावात्मक क्षेत्र में, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में या फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र में। तो बच्चा क्या कर रहा है? समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। तो इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र की हेल्प की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी भावनाओं को समझना चाहिए कि वो किस वजह से कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये इसमें भी सहायता करती हैं दुश्चिंता में, समाजीकरण में, मूल द्वंद्व में या फिर आक्रामकता में। तो शिक्षकों को यह सलाह इसलिए दी जाती है कि समूह में कार्य करवाना चाहिए, तो सीखने के साथ साथ यह समाजीकरण में भी सहायता करती हैं। यह गतिविधियाँ जो है समाजीकरण में भी सहायता करती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती हैं, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो समावेशी शिक्षा का यही उद्देश्य होता है कि बच्चों में शारीरिक भिन्नताएं हैं, कोई बौद्धिक विभिन्नता, सामाजिक पृष्ठभूमि से अलग अलग है, भाषिक पृष्ठभूमि से अलग अलग है, विभिन्न योग्यताओं वाले बच्चे, कोई दृष्टिबाधित बच्चा, कोई विकलांग बच्चा, कोई नीची कास्ट का, कोई ज़्यादा अमीर, कोई ज़्यादा गरीब है, इन सभी को शामिल करके एक ही क्लास, एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाएगा। तो यही होता है समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति या फिर चिंतन पैटर्न। तो यहाँ पे आनुवांशिकता संबंधी कारक जो है वो है आँखों का रंग। आँखों का रंग। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर संकेत करती हैं? योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश की ओर, भिन्न प्रकार की पाठ चर्चा की आवश्यकता पर, उनके ज्ञान की सीमा पर, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों पर। तो विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो किस ओर संकेत करती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों पर। आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों पर। जैसे कि कोई बच्चा, जब उनकी त्रुटियों का ध्यान रखा जाएगा तो पता चलेगा कि इसमें से क्या कमी है, इसका क्या उपचार किया जाए, बच्चे में क्या दिक्कत है, इसको कैसे उपचार किया जाए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों पर। उसके बाद क्वेश्चन है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? यह दर्शाता है वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को। वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता या फिर शारीरिक संरचना। तो शारीरिक संरचना के अनुसार सभी वातावरणीय कारक जो है विकास को आकार देते हैं। उन सभी से विकास प्रभावित होता है, जैसे कि पौष्टिकता की गुणवत्ता से, संस्कृति से और शिक्षा की गुणवत्ता से।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, श्रवणहास के ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश कुंठा का सामना करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में क्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा लेने में क्षमता, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की क्षमता, खेल कूद में भागीदारिता निभाने में क्षमता। तो श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या प्रदर्शित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में उनको क्षमता होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से संबंधित है पढ़ने से। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने से। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचाती है लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से या फिर लैंगिक संवेदनशीलता से। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो होती है वह लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण में, औपचारिक संक्रियात्मक चरण में, संवेदी प्रेरक चरण में या फिर पूर्व संक्रियात्मक में। तो वस्तु स्थायित्व की क्वालिटी जो पाई जाती है बच्चे में वो होती है संवेदी प्रेरक, संवेदी गामक चरण की विशेषता। और ये वस्तु स्थायित्व तो होता क्या है? तो वस्तु स्थायित्व से यह तात्पर्य है कि बच्चे उन चीज़ों को तभी समझ लेते हैं जब उनके सामने वह नहीं मौजूद होती। जैसे कि कोई चीज़ यहाँ पे क्या है, जैसे कि कोई ये बेड है और इसमें बच्चा लेटा हुआ खिलौने से खेल रहा है, उसका खिलौना नीचे गिर जाए तो उसके सामने वह चीज़ नहीं, तभी बच्चा समझता है कि ये चीज़ हमारे आसपास मौजूद है। तो यही होता है वस्तु स्थायित्व।